नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, अपने देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। कभी किसी राज्य का चुनाव तो कभी किसी राज्य का। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को आते ही राजनीतिक दलों की घोषणाएं भी शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से लोगों के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करता है, कुछ न कुछ वायदे करता है कि यदि हम सत्ता में आए तो आपके लिए ये काम करेंगे। लेकिन कुछ दिन से, खास करके पिछले कुछ दिन से ऐसा देखा जा रहा है कि हर राजनीतिक दल में लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने की, या फिर जिसको रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है, जिसकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको रेवड़ी कल्चर कहा है, उसकी ओर हर दल, ऐसा नहीं है कि कोई एक दल हो, हर कोई दल उस रेवड़ी कल्चर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आज के हम वीडियो में ये एक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित चुनाव आयोग ने, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को कुछ रिकमेंडेशन दिए और उसने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर पार्टी अपने हिसाब से कुछ भी घोषणा कर दे। कम से कम वो घोषणाएं ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो उसको वो अप्लाई कर सके, उसको ग्राउंड धरातल लेवल पर उस योजनाओं का क्रियान्वयन भी हो सके। तो इसी को लेकर के आज की चर्चा। साथियों, चुनाव आयोग ने भारत सरकार को अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी हैं और भारत सरकार से ये अपील की है कि इन रिकमेंडेशन पर कुछ काम किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव से पहले जो चुनावी घोषणाएं करते हैं उनका एक तरीके से ऑडिट होना चाहिए। मान लो कोई राजनीतिक दल चुनाव से पहले कोई घोषणा करता है कि यदि हमारी पार्टी चुनाव जीतती है और हमारी सरकार बनती है तो इसके बाद हम आपके लिए ये काम करेंगे, आपको हम ये वाली चीज मुफ्त में देंगे। तो इसका पहले ऑडिट होना चाहिए कि क्या राज्य के पास ये सब देने के लिए पैसा होगा भी, या फिर ये लोक लुभावनी वाली जो ये घोषणाएं पार्टियां कर रही हैं ये इसी तरह से अपनी घोषणाएं करती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के ये जो डिबेट अब इस मुहाने पर आ खड़ी है कि चुनाव आयोग की इन रिकमेंडेशन को जो सरकार है और जो अन्य पार्टियां भी हैं वो किस तरह से लेती हैं। हालांकि कुछ पार्टियों की इसको लेकर के नकारात्मक टिप्पणी आना शुरू हो गई हैं और जो पार्टियां हैं वो इस तरह से कह रही हैं कि चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है ये टिप्पणी करने का कि जो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता फैसला करती है हमको अपना किसको मत देना है और तब जाकर के कोई सरकार चुनती है। तो जो सरकार चुनी जाती है वो खुद निर्धारित करेगी कि हमें अपना बजट कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस सवाल पर हमको यह सोचना पड़ेगा कि जो भी राज्य होते हैं चुनाव से पहले उनकी दिशा अलग होती है और चुनाव होने के बाद अलग हालत हो जाती है। क्योंकि चुनाव से पहले तो एक लालच रहता है हर पार्टी के पास कि ये घोषणा करके हम इस वर्ग विशेष का वोट ले लेंगे, ये घोषणा करके हमारे साथ ये युवा जुड़ जाएगा या बुजुर्ग जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक पार्टी हो, लगभग हर पार्टी अपने अपने स्तर से यही काम कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज ये जरूर देखनी पड़ेगी कि वो घोषणाएं ऐसी ना हो जिससे कि राज्य का जो वित्तीय स्थिति है वो ही गड़बड़ा जाए। और कई बार व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा भी जा रहा है कि चुनाव से पहले की हुई घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकारें कर्ज लेती हैं और पूरा का पूरा राज्य कर्ज पर चलता है और पूरी 5 साल कर्ज के पैसों पर चलाने के लिए सरकारें मजबूर हो जाती हैं। तो इसको लेकर के सोचना जरूर चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण इसको लेकर के ऐसा है कि ये जो चुनाव आयोग ने रिकमेंडेशन की है, तो हालांकि चुनाव आयोग को ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन उसने ये सिफारिश की है और सभी राजनीतिक पार्टियों को और खास करके सरकार को ये अवश्य सोचना चाहिए कि कम से कम एक कोड ऑफ कंडक्ट इसको लेकर के बने, जिससे कि कोई अनर्गल रूप से कुछ भी घोषणा न कर दे और लोगों को भी जागरूक किया जाए इसको लेकर के कि आप इस तरह की जो फालतू की घोषणाएं उसके चक्कर में न पड़े और अपने मत का प्रयोग सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें।
साथियों, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को लेकर एक टिप्पणी की थी कि भारत में कुछ जो पार्टियां हैं या कुछ राज्य सरकारें हैं वो रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस खबर से भी चुनाव आयोग की इस बात को जोड़कर देखा जाना चाहिए और चुनाव आयोग की ये घोषणा भी लगभग इसी तरह की है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर ये रेवड़ी कल्चर और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसमें क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस उसको हम कर सकते हैं इसको लेकर के। तो एक तरह से जो मेरी व्यक्तिगत समझ है उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी चीज जिससे कि न तो राज्य की मजबूती हो रही है और न ही राज्य में रहने वाले नागरिकों को सशक्त किया जा रहा है, ऐसी फालतू की कोई भी घोषणा हम रेवड़ी कल्चर कह सकते हैं। लेकिन हर वो योजना जिससे कि नागरिकों का सशक्तिकरण हो रहा है वो सभी वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत आने चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, गरीब लोगों को मकान, रहने के लिए उनको घर और उनके साथ साथ उनके बच्चों के लिए अनाज की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, इन सब को हम रेवड़ी कल्चर के अंतर्गत नहीं कह सकते हैं। चाहे ये किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार दे रही हो, हमें ये स्पष्ट रूप से समझना होगा कि भारत के संविधान में जो भारत का राज्य है, जो भारत की सरकार है, वो रेवड़ी कल्चर पर तो नहीं चलेगी, लेकिन उसका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उसका दायित्व है वो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चलने वाली होनी चाहिए। तो कल्याणकारी राज्य तभी होगा जब लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा, अर्थात जो दबे कुचले लोग हैं, जो पायदान पर एकदम से पीछे रह गए हैं, जो विकास की धारा में बहुत पीछे छूट गए हैं, उनके लिए सरकार को अवश्य ही काम करना चाहिए। लेकिन फालतू की घोषणाओं से हमें बचना चाहिए जो कि पार्टियां, लगभग सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से वोट बटोरने के लिए जो कर रही हैं वो रेवड़ी कल्चर के अंदर आएगा, और बाकी जो कुछ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए वो सब हम वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत उसको हमें काउंट करना चाहिए। साथियों, साथ ही साथ चुनाव आयोग ने इसी से संबंधित एक और रिकमेंडेशन की है कि जो नेता लोग हैं, हमने अक्सर देखा होगा कि लोग दो दो सीट से एक साथ चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि किसी नेता ने एक जगह से यहाँ से पर्चा भर दिया और फिर उसी समय उसी चुनाव में किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी पर्चा भर दिया, और हमें पता रहता है कि एक साथ दो पद पर तो नहीं रह सकते, तो वो चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक पद या फिर एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी, और उसको लेकर के फिर उपचुनाव होते हैं और बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, चुनाव आयोग पर भी बर्डन पड़ता है, और वो सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर है, जो आम लोग हैं, उनकी जेब से ही कहीं ना कहीं जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने इसको लेकर भी सरकार को कहा है कि इसको लेकर भी सरकार को यह सोचना चाहिए कि एक से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी न खड़े किए जाएं। यह भी सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और कुल मिलाकर के ये एक तरह से संसद पर मेनली डिपेंड करेगा कि संसद इसको लेकर के कानून बनाए, और इसको अगर वो रोकना चाहें और सभी पार्टियों की अगर सहमति हो तो इसको रोक करके एक कैंडिडेट, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जा सकती है। तो आप भी, हमारे सभी व्यूअर्स, ये आज के जो हमारे चुनाव आयोग के जो रिकमेंडेशन या उन्होंने जो एक मुद्दे उठाए हैं उनको लेकर के आपकी क्या सोच है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।